पैरामाउंट रहा। आज जो है फिजिक्स के सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हम देखते हुए भी नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए आइए आज देखते हैं क्वेश्चन कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरा कर कितना कर दिया जाए, 3 डिग्री कर दिया जाता है। तो इसमें देखना है कि जो अगर टेम्परेचर करते हैं तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक घटना होती है। पहले क्या होता है, पहले आयतन क्या होता है, पहले आयतन क्या होगा, पहले आयतन घटेगा और इसके बाद में बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा होता है, क्या है 29 क्वेश्चन है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा होता है। जब बर्फ पूर्णतः क्या हो जाती है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्फ में पानी का तल क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका तल में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, आपको इतना याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 के क्वेश्चन देखते हैं। 30 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी जब पानी ठंडा होता है, टेम्परेचर लो होता है तो जमने दिया जाता है तो बॉटल आखिर टूट जाती है, ठीक है। उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। पानी जमने पर फैलता है, जब पानी जमेगा तो थोड़ा बहुत तो फैलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन होता है, क्यों। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसका सीधा कॉन्सेप्ट होता है, सड़क पर जब चलते हैं तो वहाँ पर धूल वगैरह और या जैसे पक्का रोड हो गया तो वहाँ पर रोड़ा वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, घर्षण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम वहाँ नहीं गिरते हैं। लेकिन सड़क पर चलने की अपेक्षा कहता है बर्फ चलना कठिन। बर्फ क्या होता है, चिकना होता है, वहाँ पर घर्षण कम होता है, ठीक है। तो बर्फ, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला 32 को देखते हैं। 32 क्वेश्चन ये कह रहा है, 32 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज पानी में जाता है। एक नदी में चलता हुआ जो जहाज है, जहाज समुद्र में जाता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, पूछ रहा है। जहाज क्या करेगा। पहला है जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, इनमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा। नो, पहला नहीं होगा, इसका जो आ जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या है, थोड़ा ऊपर जाएगा। क्या होता है कि उसका जो समुद्र का पानी होता है नमकीन होता है और उसका जो क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि उसका जो डेंसिटी होती है वो उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ऊपर की तरफ उड़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोहे की कील, 33 क्वेश्चन नंबर है, लोहे की कील में पारे में क्यों तैरती है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। यानी लोहे की कील जो है अब पानी में डूब जाती है लेकिन पारे में तैरती है। इसका जो आपका 33 जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे, इसका बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लोहे का भार पानी से अधिक। यानी आप देख सकते हैं कि लोहे का भार पानी से क्या होता है, अधिक होता है। जब पानी अधिक होगा तो डूब जाएगी, तथा पारे से कम होता है तो लोहे का भार जो होता है अगर पारे से कम होगा तो वो तैरेगी, अगर ज़्यादा होगा तो डूब जाएगी। यही सीधी सीधी कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी आइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यानी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये 34 क्वेश्चन देखते हैं, बी है, इसमें बी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 डिग्री पर जो होता है क्या होता है, किसी उसका टेम्परेचर क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है, 0 पर जमने लगता है नीचे और -4 पे जाने पर और वो जमने लगता है। इसलिए जो होता है, जो पानी का घनत्व जो होगा अधिकतम कितना होगा, 4 डिग्री पर होगा। आइए अगला देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारे के सारे यूपीएससी से क्वेश्चन हैं और रेलवे यूपीएससी पीसीएस वगैरह भी जितने पूछे गए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। अगले चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र प्रवण करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो 36 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, कई बार आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको इसको
ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 37 का है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो 37 का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगर जब हम दाब को अधिक देते हैं तो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि दाब देंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा उसका। ठीक है, गलनांक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो क्या होता है, उसमें सीधी सीधी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे वो हम वायुमंडल यानी ज़मीन से वायुमंडल की तरफ जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो उसका क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट प्रेशर का होता है। तो इसमें वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो पहला इसका कॉन्सेप्ट सही वैसे ही हो जाएगा, तो वायु दाब में कमी के कारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज़्यादा इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली फैक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ये 39 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप देख सकते हैं कि कितना, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं यानी वायुमंडल की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं पृथ्वी से, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका जो होता है तापमान में कम तापमान यानी प्रेशर कम होने लगता है, इसलिए कम तापमान में वो उबलने लगता है। ठीक है, दाब कम हो जाता है तो उबलने का जो बिंदु होता है वो भी नीचे चला आता है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन में जो होता है, जैसे साबुन के बुलबुला होते हैं तो उसके अंदर का दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वहाँ पर इसको देखना है कि बुलबुले के अंदर का प्रेशर क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी जो वायुमंडलीय का दाब होगा उससे अधिक हो जाएगा। जो वायुमंडलीय का दाब होगा उसके दाब से क्या होता है, वो अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, बुलबुला उसके अंदर का दाब जो होता है इस तरह होता है। ठीक है, तो अब याद रखना पड़ेगा वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। वायुमंडल का जो दाब होता है कम होता है और बुलबुले का ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर या शांत रहेगा, वर्षा युक्त रहेगा, ठंडा रहेगा, तूफानी रहेगा। तो 41 का जो क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या होता है, तूफान यानी अचानक। देखो इससे 3 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फाइट के रूप में। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ये, कि क्यों सिविल के एग्जाम के सारे क्वेश्चन नहीं हुए इसमें मोस्टली। तो देखो पहला इसमें तूफानी होगा, अगर अचानक गिरावट आती है तो तूफान होगा। अगर धीरे धीरे यानी बैरोमीटर जो होता है, वायु दाब मापी इंग्लिश बैरोमीटर बोलते हैं, बैरोमीटर में नीचे अगर धीरे 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 टेम्परेचर आता है तो क्या होगा, वो बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, तो वो पानी की आने की संभावना है यानी बारिश की संभावना है। अगर वो धीरे धीरे ऊपर की टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर मौसम के साफ होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अगर वो तेजी से एकदम झटके से नीचे आता है तो तूफान आंधी आने की प्रबल संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है, इसका क्या कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, यानी 100 डिग्री पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर समान धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। 42 का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक दाब पर क्या है, अधिक दाब पर पानी की अधिक तापमान पर उबलने लगता है, यानी अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। जब क्या होता है, टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर वो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो जल्दी उबलने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। चलिए ये आपका देखिए इसमें दिया हुआ है, न्यू पैरामाउंट अड्डा है, ये आपका लोगो है और आप देख सकते हैं। अब कुछ समय के बाद अभी लॉकडाउन है, हो सकता है कि जैसे ही खुलेगा तो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। 43 का देखते हैं। 43 का नंबर क्या कहता है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से अगर भरा हुआ गुब्बारा है
वायु में ऊपर की तरफ जाते हैं तो फट जाता है। इसका रीज़न क्या है? देखिए ये प्रेशर से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वायु दाब घट जाएगा। जैसे हम गुब्बारा या कोई भी वस्तु ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर जो हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? उसका नीचे की हो जाएगा। जैसे प्रेशर कम हो जाएगा तो वो गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? सूर्य में जो होता है ऊर्जा निरंतर किस कारण से होता है? ठीक है, तो देखिए ऊर्जा जो होता है यानी छोटे छोटे जो आपके नाभिक होते हैं वो बन करके क्या बनते हैं? एक नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अलग अलग, यानी कह सकते हैं कि 44 का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि परमाणु जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं आपस में जुड़ करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और परमाणु या ये कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन क्या होता है? परमाणु जो होता है वो नाभिकीय या कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता इसमें दिया है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चाबी 45 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी जो कोई भी वस्तु स्थिर तो रहती है, वो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा स्थिति ऊर्जा इसमें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे क्या है इसका जो कॉन्सेप्ट? 46 का आपका क्या हो जाएगा? ये भी वही कॉन्सेप्ट है, इससे पहले जो स्थिति ऊर्जा का ही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। आकार बदलता है यानी जगह तो नहीं चेंज हो रही, आकार बदलता है, तो वो आपका स्थिति ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बार बार जितने भी हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? यानी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। 47 का आप देखना पड़ेगा। देखिए चलती हुई गोली में तो गतिज ऊर्जा होगी, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बहता हुआ पानी ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और हथौड़ा यानी चलता हुआ हथौड़ा ये भी आपका गतिज ऊर्जा में, क्योंकि उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। खींचा हुआ धनुष ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खींचा हुआ धनुष जो होता है वो आपका, क्योंकि उसमें कमान में क्या होता है, हम तीर को खींच लेते हैं, इसलिए जो है वो आपका स्थिति ऊर्जा का वहाँ पर काम करती है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम देख लेते हैं किस तरह से लगाना है आप लोगों को। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लिया 1/2 mv²। इसी को हम दे लेते हैं बराबर में 1/2 mv²। तो v को हमने क्या कर दिया? दुगना कर दिया। क्या कर दिया? 2v कर दिया। टीवी और v² है तो स्क्वायर हमने कर दिया इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका? दुगना हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा b² बराबर कितना हो जाएगा? 4v²। तो v भी कट जाएगा, यानी यहाँ 1 गुना है और ये कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो इसलिए ये आपकी 4 गुना हो जाएगी। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 49 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि, चलिए 49 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद भी नेक्स्ट चालू होगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? यानी ऐसा कौन सा है जो ये कथन जो है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना तो ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या चेंजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके
यानी कितने क्वेश्चन हो गए, 28 से लेकर के 49 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, ये श्रृंखला अब ये कंटिन्यू चलेगी। फिजिक्स की, फिजिक्स कंप्लीट होगा, इसके बाद केमिस्ट्री चलेगी, केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, इसके बाद आपकी, इसके बाद जो दूसरा को वो आएगा तो आपका चलेगा, आपका बायोलॉजी चलेगी। ठीक है, तो ये क्योंकि आपकी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए मैथ, रीजनिंग और आपका ये साइंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बीच में कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और जो डेरिवेशन भी, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं इसी में आपको समझाता रहूँगा और कोई भी दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही कोई दिक्कत आपको मिले, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इसमें ज़रूर आप कमेंट में भेजिए और बताइए कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पूरा का पूरा इसमें सलूशन देने का उपाय करूँगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करिए। ठीक है, और जो भी होगा तो आपको समझाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो ये पार्ट नंबर आपका आज सेकंड कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे जब नया वीडियो कोई आएगा तो थर्ड पार्ट का वीडियो आएगा। अभी देखिए मेरी करंट अफेयर्स की कंटिन्यू रेगुलर सीरीज चल रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, देखिए करंट अफेयर्स से और जीके से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन रोज को अटेंड कर रहे हैं तो आपके 300 क्वेश्चन तो एक महीने में हो ही रहे हैं। उसमें से 300 में आपको 150 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स से रहेंगे और 150 क्वेश्चन किसके रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चन करंट से, 150 क्वेश्चन जो आपके जीके संबंधित रहेगी। आप अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, साइंस होंगे, और साइंस के अलावा साइंस तो वैसे भी चल रही है, और उसमें आपका हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, और सारे के सारे जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैं प्रयास करता हूँ। ISPCS से लेकर के NTPC और रेलवे, आपका लेखपाल वगैरह, जितने भी यूपी टेट, टेट, सुपर टेट, जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे के सारे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इसका बेहतर तरीके से बेनिफिट, अगर ये मेरा प्रयास या मेरा जो मैं ये आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो अगर ये आपको अच्छा लगे और आपको ठीक लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिए। और हाँ, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे एक एनर्जी, पॉजिटिविटी मिलती है और अब मैं अधिक मेहनत करने का दावा करता हूँ। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। ओके।